हेलो बच्चों। तो आज आप सभी का फिर से इस चैनल में स्वागत है। और यदि आप इस चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन का घंटी का निशान दबा दो, जिससे कि हमारी हर न्यू लेक्चर न्यू वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आप इंजॉय के साथ फिजिक्स की पढ़ाई करती रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने पिछले लेक्चर में अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब के बारे में बता दिया था। आज मैं आपको बताऊंगा उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब, साथ ही दर्पण सूत्र। तो देखिए, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब, पहला पॉइंट में क्या है कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसके द्वारा बना प्रतिबिंब पहली बात क्या होता है, वो सीधा होता है। पहला पॉइंट क्या है, वो सीधा होता है। दूसरा पॉइंट है आपका कि वो फोकस पे बनता है। तीसरी पॉइंट है आपका कि वो आभासी होता है, काल्पनिक होता है। आभासी और काल्पनिक एक ही होता है, आभासी होता है यानी काल्पनिक होता है। और चौथी बात है क्या कि वस्तु से बहुत छोटी बनती है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, पहला क्या है, सीधा बनता है, तो देख लीजिए सीधा जा रहा है। दूसरी क्या है, फोकस पे बनती है, तो देखिए पहला क्या है, सीधा जाती है, ये बात सेटिस्फाइड हो गई। दूसरी बात क्या है आपका, जो फोकस पे बनती है, तो देख लीजिए फोकस पे बन रही है, ये भी सेटिस्फाइड हो गई। तीसरी बात आपकी क्या है कि आभासी बनती है, तो देखिए ये किरण हुआ क्या है, जो यहाँ से आया है और देखिए यहाँ से दर्पण से टकराने के बाद ऐसे लौट गया है, बट हमको दिखाई क्या देगा, जो ये फोकस से आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो हम लोग का आभास होगा, कल्पना हम लोग करेंगे यहाँ पर से आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं, ये यहाँ पर से जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ये तीसरी बात भी मेरी सेटिस्फाइड हो गई। अब लास्टिंग बात क्या है कि वस्तु से छोटी बनती है, तो ये वस्तु से बहुत ही छोटी बनती है। तो नोट कीजिए, ये सब तो रटने की बात है, आपको विशेष 12th में बताया जाएगा इसके बारे में। बच्चों, अगला पॉइंट है आपका कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच होती है तो उसके द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है। तो देखिए पहला पॉइंट, ये दर्पण के पीछे बनता है। ये जो प्रतिबिंब बनेगा सो दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरी बात है ध्रुव तथा फोकस के बीच, ये ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। तीसरी बात, ये आभासी यानी काल्पनिक बनता है। चौथी, यह सीधा बनता है। और पांचवी क्या है कि वस्तु से बहुत ही ज़्यादा बड़ा बनता है। तो देखिए, तो पहली बात मैंने क्या बताया कि दर्पण के पीछे बनता है, तो देखिए दर्पण के पीछे बन रहा है, ये पहली बात मेरी सेटिस्फाइड हो गई। दूसरी बात क्या है, ध्रुव तथा फोकस के बीच बनती है, तो आप देख लीजिए ध्रुव कहाँ पे है, यहाँ पे, और फोकस कहाँ पे है, यहाँ पे। तो देखिए ध्रुव और फोकस के बीच में ही बन रहा है, तो मेरी दूसरी बात सेटिस्फाइड होगी। तीसरी बात क्या है मेरा कि आभासी है यानी काल्पनिक बनता है। तो देखिए ये प्रतिबिंब बन कहाँ पे रहा है, यहाँ पे बन रहा है ना, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे। लेकिन देखिए हम लोग का आभास क्या होगा, जो यहाँ से इधर से आ रहा है यानी काल्पनिक बन रहा है, तो ये बात भी मेरी सेटिस्फाइड। अगली बात क्या है, जो सीधी बनती है, तो देख लीजिए ये सीधी रेखा में जा रही है, सीधी बन रही है। और सबसे लास्टिंग बात क्या है कि वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, तो इसके कंपेयर में ये बहुत बड़ा है आपका। तो ये मेरी अगली बात भी सेटिस्फाइड। अब लास्टिंग पॉइंट क्या है, जो मैं बोल ही देता हूँ सिर्फ, कि जब वस्तु ध्रुव पे रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कि जब वस्तु यहाँ पे हम रख देंगे वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए बच्चों, जब वस्तु को हम ध्रुव पर रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब भी ध्रुव पर ही बनेगा, साथ ही आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा और ध्रुव पर ही बनेगा। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा।
तो बच्चों आपका अगला अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग है, इसका उपयोग क्या क्या चीज़ में होता है, किस किस चीज़ के माध्यम से होता है। तो देखिए पहला पॉइंट आपका है कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण का उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग में पहला पॉइंट है क्या, इसे हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। इसके अवतल दर्पण का उपयोग नाई लोग करते हैं हजामती दर्पण के रूप में। दूसरा क्या है, चिकित्सा में नाक कान गला का जब इलाज किया जाता है तो अवतल दर्पण के माध्यम से ही कैमरे को अंदर भेजा जाता है और जो किरण आता है उसको एक जगह पर केंद्रित करके किसी भी चीज़ को देखा जाता है। तीसरी बात क्या है, सोलर कुकर के रूप में। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। चौथी बात क्या है, वाहन के साइड हेडलाइट, वाहन यानी किसी भी गाड़ी का हेडलाइट में जो रहता है आपका दर्पण लगा हुआ, से कौन सा दर्पण रहता है, तो अवतल दर्पण। अगली बात क्या है, जबकि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर और लाइट के परावर्तक सतह के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, एक तो साइड मिरर, जो गाड़ी के साइड में जो मिरर लगा रहता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग रहता है। अगला उपयोग कहीं कहीं पर आप ऐसे वाला लाइट लगा देखते हैं तो उसके अंदर में जो दर्पण रहता है, जो परावर्तक सतह का, यानी कि रोशनी ऊपर जो जाता है उसको नीचे बीगने का जो काम करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह के रूप में वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। अगला है आपका चिन्ह परिपाटी। अगला पॉइंट है आपका क्या, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी में क्या है कि हमको देखना है कि कौन सा कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कौन से कहाँ पे नेगेटिव होगा। तो जैसे आप ग्राफ में देखते हैं सेम उसी प्रकार के हैं। जैसे देखिए ये आपका पॉजिटिव होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा, ये आपका नेगेटिव होगा और ये आपका नेगेटिव होगा। जैसे देखिए कहने का मतलब है कि हम ध्रुव यानी पोल से जितना दूर इधर जाएंगे, जितना दूर इधर जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव यानी बढ़ता जाएगा। ऊपर जाएंगे तो और पॉजिटिव बढ़ता जाएगा, मान बढ़ता जाएगा। लेकिन हम ध्रुव से जितना नीचे जाएंगे तो क्या होगा, उसका मान घटता जाएगा। या ध्रुव के इस साइड में जितना बढ़ेंगे उसका मान उतना ही और ज़्यादा घटता जाएगा। अगला पॉइंट आपका क्या है, जो मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। शॉर्ट छोटा सा पॉइंट है, तो छोटा सा पॉइंट आपका क्या है, आवर्धन। आवर्धन, आवर्धन। अब अगला पॉइंट है आपका आवर्धन। तो आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब और प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के बीच के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के बीच की ऊंचाई, आवर्धन को m से डिनोट करते हैं। तो देखिए m बराबर क्या लिख सकते हैं, m बराबर h डैश बटा h, h डैश बटा h। तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई, की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। और ये क्या हो जाएगा, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन को हम लोग m से डिनोट करते हैं। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दिया हूँ, आप इसको पूरा भाषा में लिख दीजिएगा। मेरे पास जगह थोड़ी कम थी इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है, लेकिन आप पूरा भाषा में इसको लिख दीजिएगा। तो बच्चों ध्यान में रखिएगा, जब कभी आपसे कोई पूछे कि आवर्धन क्या होता है तो आप क्लियर शब्द में बताइएगा कि वस्तु की ऊंचाई बटा, नहीं, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, या ऐसे फिर इसको बोल सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं, जिसे m से सूचित करते हैं, जिसे m से सूचित करते हैं। अब अगली पॉइंट है आपका क्या, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ तक पहले आप नोट कीजिए। तो बच्चों समझते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र मैं लिखना भूल गया, यहाँ पर लिख देता हूँ। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र को VVIQ कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हर हमेशा एग्ज़ाम में, कंपटीशन में आपको पूछा जाता है। किसी भी एग्ज़ाम आप दीजिएगा
जैसे आप 10th का दे रहे हैं तो 10th में पूछता है, इंटर का दे रहे हैं तो इंटर में पूछता है, बीएससी का दे रहे हैं तो बीएससी में भी पूछता है। यदि आपके सिलेबस में है तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपसे किसी आदमी भी पूछ सकता है कि दर्पण सूत्र क्या है, तो इसीलिए इसको थोड़ा अच्छी तरीक़ा से देखिएगा। तो मैं आपको पहले फिगर समझा देता हूँ कौन क्या है। तो देखिए, ये आपका यू जो है, सो ये आपका क्या है, वस्तु। वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, यू। वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी को मैंने क्या बोला है, यू। उसके बाद देखिए सेंटर, सेंटर यानी केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, 2f, 2f। और ये आपका है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, v। और फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, f। फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, f। तो देखिए आपका क्या है, PA। तो PA कहाँ पर है, देख लीजिए, PA यानी किसका बीच की दूरी है, आपका वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोले हैं, U। उसके बाद देखिए PA डैश, तो PA डैश, PA डैश यानी फोकस नहीं, प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, V। तो यहाँ पे देखिए क्या है, V। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है क्या, PF बराबर F। तो PF आपका क्या है, फोकस के बीच का दूरी, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, F। तो देख लीजिए क्या है, F। उसके बाद आपका क्या है, PC। तो देखिए PC ढूंढिए कहाँ पर है, P और C यानी ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, 2f। सो 2f मैंने लिख दिया। अब आगे मैं चलता हूँ। तो देखिए अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C। तो देखिए त्रिभुज ABC कहाँ पे है, तो त्रिभुज ABC यानी ये त्रिभुज और त्रिभुज A डैश B डैश C। तो ये त्रिभुज की बात हो रही है। तो देखिए ये दोनों त्रिभुज में आपका कोण C ये जो है, सो देख रहे हैं कॉमन लग रहा है, इसमें भी और इसमें भी है। तो आपका देखिए त्रिभुज ABC में कोण ABC। तो देखिए कोण त्रिभुज ABC में हाँ कोण ACB, कोण ACB, कोण ACB ये कोण और कोण A डैश B डैश C। तो देखिए A डैश C और B डैश यानी ये दोनों जो होगा सो क्या होगा, आपस में शीर्षाभिमुख से बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएगा ये दोनों आपस में। उसके बाद अगला आपका क्या है, कोण BAC। कोण क्या है, BAC बराबर है कोण B डैश AC के यानी A। तो देखिए BAC कहाँ पे है, BAC। और अगला आपका क्या है, B डैश AC। तो B डैश AC यानी ये दोनों जो होगा सो देख रहे हैं आप 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर भी और 90 डिग्री का यहाँ पर भी। तो ये भी आपका एक दूसरे के बराबर हो जाएगा आपस में। पहले हमको समझाने दीजिए फिर आप नोट कीजिएगा, अच्छी तरीक़ा से मैं नोट करने की विधि बता दूंगा आपको। तो देखिए अब अगली बात आपका क्या है, जो जब ये दो इक्वल हो गया तो शेष जो बचेगा तो इक्वल तो हो ही जाएगा, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण क्या होता है 180 डिग्री, और जब दो बराबर हो गया तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसीलिए कोण ABC बराबर कोण A डैश B डैश C यानी कोण ABC ये कोण और कोण A डैश B डैश C ये कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ आपका त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा क्या, त्रिभुज A डैश B डैश C के। अब अगला है आपका यहाँ पे, अतः इनके भुजाएं समानुपाती होगी। जब ये त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनकी भुजा भी समानुपाती होगी, ये बात तय है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB बराबर A डैश B डैश यानी AB बट्टा A डैश B डैश बराबर AC कहाँ पे है, तो देखिए AC बटा A डैश C हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने उसको मान लिया। अगला क्या है, त्रिभुज MQF
अब देखिए त्रिभुज एम क्यू एफ कहाँ पे है, तो देखिए एम क्यू एफ यानी कि बात हो रही है आपसे ये त्रिभुज की। मैं इधर मिटा देता हूँ जिससे कि आपको डाउट ना रहे। तो देखिए बात हो रही है आपसे ये त्रिभुज की और साथ ही ए डैश बी डैश एफ। तो देखिए ए डैश बी डैश एफ यानी ये त्रिभुज की, ये दोनों क्या होगा आपस में समरूप होगा। आपस में जैसे ही समरूप होगा तो इनकी भी भुजा भी समानुपाती होगी। यदि समरूप है तो इसकी भी भुजा तो समानुपाती होगी। ये आपका शर्त ही कहता है, नियम ही कहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम क्यू। तो देखिए एम क्यू बट्टा क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश, एम क्यू बटा ए डैश बी डैश। ठीक है, अगला बराबर क्यू एफ। तो देखिए क्यू एफ बराबर क्या हो जाएगा ए डैश एफ बटा ए डैश एफ, बराबर नहीं बटा ए डैश एफ। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए बी यानी ए बी बटा क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा क्यू एफ यानी क्यू एफ बटा ए डैश एफ, क्यू एफ बटा ए डैश एफ। जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर में सेम कंडीशन आ जाएगा, नीचे में भी। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 के अनुसार क्या हो जाएगा 2 से कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए बी बटा ए डैश बी डैश। तो देखिए कहाँ ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा पी एफ बटा ए डैश एफ यानी पी एफ बटा ए डैश एफ। क्योंकि देखिए पी और क्यू जो होता है सो बहुत ही ज़्यादा निकट होता है। यहाँ फिगर में इस तरीक़ा से दिखाया गया है, लेकिन ये बहुत ही क्लोजली होता है, बहुत ज़्यादा निकट, वेरी 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 स्मॉल डिस्टेंस इसके नज़दीक में रहता है, तो बहुत ही निकट रहता है। तो ये दोनों को हम एक पॉइंट मान सकते हैं। तो क्या हो गया, ये समीकरण 2 के अनुसार ये इसके इक्वल हो गया। आप देखिए समीकरण 1 यानी इससे और इससे हम कंपेयर कर देते हैं, दोनों को कंपेयर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा ए सी बटा ए डैश सी, ए सी बटा ए डैश सी, देख लीजिए ए सी बटा ए डैश सी हो जाएगा बराबर पी एफ बटा ए डैश एफ, पी एफ बटा ए डैश एफ। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा ए सी, ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ए सी है ना, ए सी कहाँ पे है ए सी, ए सी, ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ पी ए। देखिए पी ए माइनस पी सी, पी ए माइनस पी सी लिख सकता हूँ। जैसे देखिए हमको लिखना क्या है ये डिस्टेंस, थोड़ा देखिएगा ध्यान दीजिएगा कि हमको लिखना क्या है ये डिस्टेंस, हमको लिखना है ये डिस्टेंस। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि ये माइनस ये बोल सकता हूँ। देखिए यदि पूरा ये मान लीजिए 10 है और ये 5 है, पूरा ये 10 है और ये 4 है, और मैं ये जान रहा हूँ कि 6 है, हमको निकालना है कि 6 कैसे आएगा। तो ये पूरा 10 है और ये 4 है, जब 10 में से हम 4 घटा देंगे तो 6 मेरा निकल जाएगा ना। तो देखिए उसी प्रकार मैं क्या करूँगा, तो देखिए उसी प्रकार मैं क्या करूँगा, जो ए सी को क्या लिख दिया पी ए माइनस पी सी, उसी प्रकार ए डैश सी को देखिए ए डैश सी निकालना है हमको, ए डैश सी। तो इसको क्या लिख सकते हैं पूरा, देखिए पी सी माइनस पी ए डैश, पी सी माइनस पी ए डैश। उसी प्रकार अब देखिए ये क्या है, ये पूरा दूरी जो है आपका पी ए माइनस पी सी। तो पी ए माइनस पी सी क्या है पी ए माइनस पी सी, यानी यही दूरी ना, ये दूरी आपका क्या हो जाएगा, ये दूरी आपका क्या हो जाएगा पी एफ, ये दूरी आपका पी एफ के इक्वल हो जाएगा, पी एफ के इक्वल हो जाएगा। और बटा में क्या हो जाएगा आपका, देखिए पी सी, पी सी को हम क्या लिख सकते हैं, पी सी को पी ए डैश लिखा जा सकता है, पी सी। देखिए पी सी को पी ए डैश लिख सकते हैं माइनस माइनस पी एफ,
पी ए डैश माइनस पी एफ, हमको पी सी लिखना है तो लिख सकते हैं, इसको इधर उधर कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पी ए, तो देखिए पी ए क्या है आपका, पी ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए पी ए कहाँ पे है, पी ए, और मैंने आपको बताया है अभी जस्ट थोड़ा देर पहले ची परिपाटी में कि जैसे जैसे ये जो होगा, जैसे जैसे हम इधर आएंगे तो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो क्या है, ये ध्रुव से इधर है तो क्या निगेटिव साइन लगेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे निगेटिव लगाया है माइनस यू। उसके बाद देखिए पी सी, तो कहाँ पे है, पी सी क्या होगा, ये भी माइनस आएगा, और पी सी का क्या होता है, देख लीजिए पी सी आपका क्या है, निगेटिव में आएगा। उसके बाद देखिए क्या है, फिर नीचे पी सी, तो पी सी फिर निगेटिव होगा -2f, और माइनस माइनस, साथ ही ये सब माइनस यहाँ पर से आ रहा है, देख लीजिए ये माइनस आपका यहाँ से है, और ये आपका साइन से आ रहा है, ची परिपाटी से, ब्रैकेट के अंदर वाला जो है सो है ची परिपाटी से, और ये आपका है सो यहाँ पर से आ रहा है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, पी ए डैश, तो पी ए डैश जो बीच का डिस्टेंस है तो क्या है भी, तो देख रहे हैं क्या हो जाएगा माइनस भी, क्योंकि ध्रुव के इधर है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पी एफ, तो पी एफ देखिए कहाँ पे, पी एफ जो है तो क्या हो जाएगा माइनस एफ, क्योंकि इधर है। उसके बाद क्या होगा, जो पी ए डैश जस्ट मैंने आपको बताया क्या हो जाएगा, माइनस भी, माइनस ये वाला, और फिर क्या हो जाएगा माइनस एफ। यहाँ तक आप नोट कीजिए, लेकिन रुक जाइए 1 मिनट, नोट करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ये कर देता हूँ, हेल्प देता हूँ। इस समय मैं रेड लाइन से डॉटेड कर देता हूँ, जिससे कि आप एक दूसरे लाइन में कंफ्यूज ना हो। देखिए यदि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप वीडियो को पीछे करके शुरू में ही आप इस बात को नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बच्चों पहले आप यहाँ तक नोट कीजिए, फिर मैं आगे इसका बताता हूँ। तो देखिए मैंने सिर्फ फिगर को मिटा दिया हूँ, तब तक ये यदि बचा है तो आप नोट कर सकते हो। अब देखिए मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ, कैलकुलेशन तो हम ही को करना पड़ेगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका माइनस यू, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2f, माइनस माइनस प्लस 2f बटा क्या हो जाएगा -2f, माइनस माइनस प्लस भी बराबर माइनस एफ बटा क्या हो जाएगा माइनस भी माइनस प्लस एफ। यहाँ तक हम लोग आ गए। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो इससे जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस यू भी, जब इसे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 जब इससे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा -UF, और जब इससे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 2f² बराबर इससे आप इधर कीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस 2f², और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए इससे इसको करेंगे तो -VF। अब देखिए ये से ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर इधर उधर कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा कि आपको देखिए यू भी। अब देखिए यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है आपका 2, तो यहाँ पे आपका है 2VF, और यहाँ पे क्या है
हाँ देखिए, इसको यदि हम इधर ले आते हैं तो क्या बचेगा, ये आपका माइनस, 1 मिनट, बच्चों तो देखिए ये आपका VF यहाँ पे रहेगा और ये माइनस UF रहेगा, और देखिए ये जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ से पहले से माइनस में है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे VF हो जाएगा, क्योंकि इधर से 2 आया और एक माइनस वाला पहले से था, प्लस वाला आया, तो अधिकतर संख्या किसका है, प्लस वाला का, तो क्या हो जाएगा VF। सो दोनों ओर अब दोनों तरफ UVF से भाग देने पर क्योंकि दोनों तरफ भाग देते हैं तो क्या होगा, दोनों तरफ से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका UV बटा UVF माइनस UF बटा UVF बराबर VF बटा UVF। तो देख लीजिए क्या होगा, UV से UV कट गया, यहाँ पे F से F कटा और U से U कटा, यहाँ पे क्या है, V से V कटा, F से F कटा, सो बच क्या जाएगा, तो देखिए 1 बटा F माइनस 1 बटा V बराबर 1 बटा U, 1 बटा U। इसको हम सजा के क्या लिख सकते हैं, इसको हम सजा के क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इसको इधर कर देते हैं, सबको इधर कर देते हैं, तो हो जाएगा आपका पूरा 1 बाई U प्लस 1 बाई V बराबर 1 बाई F। और जानते हैं कि आप F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है 2 बाई R। सो हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई V प्लस 1 बाई U बराबर 2 बाई R। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और कुछ जनरली पूछा जाता है। तो बच्चों ये टॉपिक आपके इस चैप्टर प्रकाश के परावर्तन का लगभग अंतिम टॉपिक ही रहता है। तो इस प्रकार ये चैप्टर आज समाप्त होता है। तो आप इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तो इसी प्रकार आप बने रहिए इस YouTube चैनल से। यदि आपको कहीं पर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, यथाशीघ्र मैं बताने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।